जो विचारधारा की लड़ाई उसको लड़ने की है और जनता के साथ खड़े होने की है। नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, या यूं कहें कि सबसे पुरानी, बड़ी से मुराद ये कि दुनिया की सबसे पुरानी दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस में इन दिनों मंथन चिंतन का दौर चल रहा है और उथल पुथल भी खूब हो रही है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के बाद दुनिया में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो 137 साल पुरानी है। और इस पार्टी में बार बार इस पार्टी में रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब ये जर्जर सा एक स्ट्रक्चर बचा है, विपक्ष ऐसी बातें करता है, लेकिन कांग्रेस इसे अपनी विरासत मानती है। एक के बाद एक कई चुनावों में पराजय के बाद कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर में मेवाड़ इलाका, जो राजस्थान का मेवाड़ इलाका है, वहाँ के उदयपुर में एक चिंतन शिविर आयोजित किया, जिसका आज समापन भी हो गया। चिंतन मंथन से क्या निकला? क्या ये पार्टी कोई रास्ता खोज पाई? क्या इसके नेता कुछ ऐसा रास्ता बनाएंगे जो 2024 या जो हाल में 2024 से पहले तमाम जो विधानसभा के चुनाव हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उनमें जो हार का दंश है वो क्या उससे उबर पाएगी या हार को जीत में बदल पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। चूंकि चिंतन शिविर आज ही खत्म हुआ है, तो हमने भी इंतजार कल का नहीं किया और आज ही इस विषय को लेकर आ गए हैं कि चिंतन से आखिर निकला क्या। विचारधारा की लड़ाई उसको लड़ने की है और जनता के साथ खड़े होने की है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस द्वारा आयोजित हो रहे चिंतन शिविर का आज तीसरा और आखिरी दिन था। कांग्रेस कार्य समिति ने 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर रोड मैप सहित कई घोषणाओं के लिए 6 समितियों द्वारा की गई रिपोर्ट सौंप दी। चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मेरी लड़ाई आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से है। जो हिंसा और नफरत ये फैलाते हैं, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि इस तरह का शिविर कांग्रेस पार्टी ही आयोजित कर सकती है, जहां हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। आरएसएस बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती है। लड़ाई कोई रीजनल पार्टी भी नहीं लड़ सकती। रीजनल पार्टियों को अपनी जगह है, पर ये बीजेपी को नहीं हरा सकती। उनके पास कोई विचार नहीं है। रीजनल पार्टी किसी एक जाति की पार्टी है। समापन सत्र में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और जनता के साथ खड़े होने तड़ाई है। हमारा जो कनेक्शन जनता से टूटा है, उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। जनता समझती है कि सिर्फ कांग्रेस ही देश को आगे ले जा सकती है। जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते थे। खतरा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। मगर हमारी भी एक जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी जो विचारधारा की लड़ाई है उसको लड़ने की है,
जहां एक ओर कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में चिंता के लिए शिविर लगाई थी, तो वहीं कांग्रेस की चिंता बढ़ गई। पंजाब के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से लाइव होकर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। फेसबुक लाइव के दौरान जाखड़ कांग्रेस नेता अंबिका सोनी पर जमकर बरसे। उन्होंने सोनिया गांधी से भी कई सवाल किए। सुनील जाखड़ ने राजस्थान के उदयपुर में हो रहे चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जाखड़ ने पहले 13 मई को उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा नहीं किया। पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू उनके सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। सिद्धू ने ट्वीट करते हुए कहा कि पार्टी को जाखड़ को नहीं गंवाना चाहिए, ये पार्टी की मूल्यवान संपत्ति है। मेरे से राहुल जी से मेरा ये निवेदन है कि हो सकता है आने वाले उत्तराधिकारी वही होंगे, और वो चाहे मेरी किसी से बने ना बने, मुझे लोग गलत कहेंगे, कांग्रेस पार्टी आपके राहुल जी और आपके नाम के गांधी परिवार के बिना नहीं चल पाएगी। 60 बन जाएंगी, 60 नहीं तो कम से कम हर एक सूबे में अपनी अलग कांग्रेस होगी। आपका होना जरूरी है, आप लोगों का इस पार्टी का एक सशक्त अपोजिशन के लिए होना जरूरी है, परंतु ये तब तक ही जरूरी है कि आप अपने अच्छे बुरे को पहचाने। ये प्रशांत किशोर जी नहीं बता पाएंगे आपको, कोई आपको सुनील कानूनगोलो है उसको वो नहीं बता पाएगा। राहुल गांधी ने वहां मौजूद कांग्रेस नेता से कहा, आप ये मत सोचिए कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप इस देश के इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं। मैं इन शक्तियों से नहीं डरता। मैंने अपने जीवन में 1 रुपया नहीं लिया है, मैंने भारत माता से 1 रुपया नहीं लिया। हर कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ इस लड़ाई में शामिल हूँ। राहुल को लेकर पार्टी के अधिकांश धड़ा उन्हें नेतृत्व करने का पक्षधर है। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी, ये वक्त बताएगा, लेकिन 2024 के लिए कांग्रेस ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। चिंतन शिविर के समापन पर इस चिंतन शिविर का उद्घाटन कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था और समापन इसका पूर्व अध्यक्ष और हो सकता है कि भविष्य की कमान राहुल गांधी की ही हाथ में हो, राहुल गांधी ने किया। बहुत सारे सवालात बताए। ये कांग्रेस पार्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, हालांकि सभी को ये जानकारी लगभग है, लेकिन फिर भी आज ये मौका और दस्तूर है कि इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। 28 दिसंबर 1985 को ये गोकुलदास तेज पाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी और उस वक्त 72 डेलीगेट्स ने इसकी स्थापना की थी। ये जो चिंतन शिविर हुआ 400-450 डेलीगेट्स इसमें आए। और अगर बात की जाए नेतृत्व की, युवा नेतृत्व की बात इस शिविर में भी हुई है, तो कांग्रेस के अब तक के सबसे युवा प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में हुए, मात्र 35 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और शुरू से ये पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में मानी जाती रही। कांग्रेस का जब प्रादुर्भाव हुआ, इसका जब उद्भव हुआ, तो उस वक्त ये कहा जाता रहा कि भाई ये ब्रिटिशर्स या अंग्रेज़ों के खिलाफ एशिया और साउथ अफ्रीका में एक अलग तरीके का एक मूवमेंट कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया। ये इस पार्टी का एक इतिहास है। यानी 137 साल पुरानी पार्टी अब अपने देश में जहाँ से उसका उद्भव हुआ वहाँ पर संघर्ष कर रही है अपनी जड़ें बचाए रखने के लिए। ये बहुत बड़ा सवाल भी है कि अब कांग्रेस किस तरफ जाएगी, क्या इस चिंतन शिविर से कुछ निकला या क्या होगा। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं और जनता भी। राहुल गांधी ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही अपने समापन भाषण में। उन्होंने कहा कि भाई जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो इंस्टीट्यूशंस को, पत्रकारों का मुंह बंद कर रही है, इंस्टीट्यूशंस का गला घोट रही है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने के साथ साथ जुडिशरी को भी प्रेशर में वो महसूस कर रहे हैं, राहुल गांधी ने यह चिंतन शिविर के समापन पर कहा। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही कि भाई हम डीएनए जनता का हैं, हमारा जनता का डीएनए हम में है। तो अब उम्र,
पद, कद, इन सब चीज़ों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच चली जाए, क्योंकि जनता से उसका कनेक्ट कटा है, खत्म हुआ है। ये बात भी बहुत सहज भाव से स्वीकार करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, विपक्ष, कांग्रेस के लिए जो विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि अब ये जर्जर पार्टी हो गई है। प्रधानमंत्री तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को डैमेज करने के लिए पूरे प्रयास भी कर रही है और उससे मुक्ति की बात भी कर रही है और उनके प्रयास भी चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश भी नहीं बचेगा। अपने अपने सबके तर्क हैं, सबकी अपनी दलीलें हैं। इन्हीं तमाम सारे सवालातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम में, इस खास कार्यक्रम में, हमने देश के जाने माने पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों को आज आमंत्रित किया है। मैं परिचय करा दूं, देश के जाने माने संपादक, राजनीतिक विश्लेषक और देश विदेश में तमाम जगह पत्रकारिता कर चुके आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजनीतिक विश्लेषक और बहुत पुराने साथी हमारे बिलाल सब्जुवारी, जो लगभग हर कार्यक्रम में हमारे साथ रहते हैं, आज भी बिलाल भाई हमारे साथ हैं। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार बिलाल सब्जुवारी, आपका बहुत स्वागत है। राजस्थान से बहुत वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक राघव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से डॉक्टर विवेक मिश्रा जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत वंदन। मेरा अगर इसमें देखा जाए तो मेरा पहला सवाल ही राघव शर्मा जी से होगा, क्योंकि उन्हीं की स्टेट मेवाड़ में, उन्हीं की स्टेट राजस्थान में ये अभी आज समापन हुआ है कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर का, नव चिंतन शिविर उसका नाम दिया गया था। बहुत सारी बातें नई भी हुई हैं, और ये भी राहुल गांधी ने आज कहा है कि भाई अब हमको जनता के बीच में जाना होगा, और पेगासस के बारे में उन्होंने कहा कि भाई ये पेगासस जो राजनीतिक संवाद है उसको भी इसने खत्म कर दिया, ये बहुत खतरनाक वायरस भी है। और साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण कही गई है इसमें कि जो 50 साल या 50 साल से कम हैं, कांग्रेस पार्टी 2024 में जो टिकट देगी वो 50 साल से कम के लोगों को टिकट देगी, और फिर ये क्रम अनवरत जारी रहेगा। राघव शर्मा जी, इस चिंतन शिविर से क्या निकला? केवल चिंताएं निकली या कोई सॉल्यूशन निकला? आपसे ही शुरू करते हैं। देखिए, इसका पूरा लब्बो लुभाव अगर हम देखें, पूरे जो घटनाक्रम, जो चिंतन, नव चिंतन शिविर जिसको नाम दिया गया, तो मैं आपको शुरू से याद दिलाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो 1974 के अंदर जो है बुलंदशहर के अंदर किया गया कांग्रेस का चिंतन शिविर। उसके बाद 1998 में पंचमढ़ी में किया गया, 2003 में शिमला में किया गया, और उसके बाद 2013 के अंदर मेजबानी जयपुर को मिली, और एक बार फिर से 2022 के अंदर राजस्थान को मेजबानी मिली, और उदयपुर के अंदर जो है चिंतन शिविर किया गया। कुल मिला के बात की जाए पूरे चिंतन शिविर की और पूरा जो आयोजन जो किया गया, इसके अंदर खास तौर से देखा जाए धरातल पे जो मुद्दे चल रहे थे कांग्रेस के साथ में, उन मुद्दों के ऊपर जो है पूरी तरीके से बातचीत नहीं हो पाई है। खास तौर से मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर एक ऐसी विकट स्थिति के अंदर अभी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है कि उसका सॉल्यूशन करना जो है कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी था। हाँ, कांग्रेस ने ये बात जरूर काफी अच्छी है कि उन्होंने कुछ चीजों को माना है कि हम कहीं पे कट ऑफ है, हम जनता से जो है कटे हुए हैं, जनता का डीएनए हमारे अंदर है। ऐसी काफी बातें जो है जनता के बीच जो कही जानी चाहिए थी एक मजी हुई राजनीतिक पार्टी के होने के नाते, तो वो बातें उन्होंने अपनी रखी। यहाँ भी माना कि सोशल मीडिया पे भी कमजोर है काफी, जिससे वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं दूसरी पार्टी को, तो ये बात भी उन्होंने मानी। और साथ में जो दल है, क्षेत्रीय दल है, उनके साथ नहीं होके खुद के बल पे जो है आगामी चुनाव लड़ना है, इस बात को भी उन्होंने पूरी तरह से स्वीकारा और पूरी बात रखी। बात की जाए युवाओं की, तो युवाओं को आगे रखना, ये सब बातें लगातार कांग्रेस के दूसरे अन्य जो शिविर चल रहे थे, जो अन्य कार्यक्रम होते थे, उनके अंदर भी जो है पूर्ण तरीके से रखी जाती थी। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जो है वो भी कांग्रेस के अंदर काफी लंबे समय से जो है लगातार चला आ रहा था, लेकिन उसके होने के बावजूद भी किसी तरह का कोई भी फेरबदल, हम जिसको कहें कि कांग्रेस के अंदर कोई ग्रोथ हुई हो इस चीज को लेके, वो नहीं देखी गई। बहरहाल अब जो कहा गया है कि जो एक उम्र सीमा तय की गई है, इस उम्र सीमा के तहत जो है टिकट का वितरण होगा और आगे आने वाली जो प्रणाली होगी किस तरह से चलाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक कांग्रेस को जिस तरह से, जिस जमीनी हकीकत को देखते हुए और पूरी पार्टी को मंथन करना था, वो मंथन तो एक तरफ रह गया। बहरहाल अपनी पूरी पार्टी अब चूंकि छत्तीसगढ़ और
राजस्थान के अंदर जो है कांग्रेस का शासन है और कहीं पे ये कर भी नहीं सकते चिंतन शिविर। उनको जयपुर के अंदर, यहाँ राजस्थान के अंदर करना बहुत जरूरी था, तो उदयपुर को उन्होंने चुना। उदयपुर के अंदर जो है चिंतन शिविर इन्होंने किया, लेकिन जो मेन मुद्दे की जो प्रोस्पेक्टिव बातें थी उनसे जो है वो काफी हटे रहे। उन बातों को, उन बिंदुओं को नहीं लाया गया। कार्यकर्ताओं की यहाँ पे बात की गई कि हर कार्यकर्ता की बात रखी जा रही है, हर कार्यकर्ता की बात सुनी जा रही है, लेकिन जो सीडब्ल्यूसी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, जो प्रथम पंक्ति के नेता है उन्होंने ज्यादातर जो है अपनी बातें रखी वहां पे, और उनकी बातों के बाद जो निष्कर्ष निकल के आया वो यही था कि कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी को जो है आने वाले समय में जो है कमान सौंप सकती है। ये पूरे कयास और अंदाज जो है पूरे लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक धरातल जो कांग्रेस का है, जिस तरह की राजनीति कांग्रेस के अंदर चल रही है, जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां कांग्रेस के अंदर बनी हुई है, उसका कहीं पे भी कोई हल इस समय निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, कांग्रेस ने 3 दिनों तक चिंतन मंथन किया। जब ये शिविर शुरू हुआ था 15 तारीख को, तो हमने अपने कार्यक्रम मंथन में कहा था कि मंथन जो हुआ है कांग्रेस के अंदर, उससे विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। आज ये शिविर खत्म हो गया राजस्थान के उदयपुर में। आलोक जी, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस के लिए कुछ अमृत की उम्मीद दिख रही है, या विष ही पीकर उसे संतोष करना पड़ेगा? आलोक जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, शायद आवाज नहीं आप मिल रही दर्शकों को। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने आप के, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए और अपने चिंतन को आगे फैलाने के लिए इस तरीके के शिविर आयोजित करती रहती है। और आजकल ऐसे सारे शिविर खूब तमाशे के साथ में आयोजित भी किए जाते हैं। आज ये राजनीति तमाशे का खेल बन चुकी है पिछले 7-8 साल से। उसी की एक कड़ी ये है। अभी अब हमारे जो एक साथी पैनलिस्ट ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि पचमढ़ी का जो चिंतन शिविर था वो वास्तव में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक था। वो पिछले 2 दशकों का, या पिछले अगर 4 दशकों का अगर कह लेते हैं, तो सबसे एक अच्छा शिविर था जिसमें बड़ी अच्छी आवाजें सुनाई दी थी। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या नहीं, ये नहीं। कांग्रेस के साथ में ये समस्या है कि पहले नेतृत्व खुद तय करे कि किसको करना है, किस पार्टी को, किस लोगों को, इस पार्टी में किस लोगों को नेतृत्व करना है, पहले ये तय। जब तक ये नहीं तय करेंगे तब तक अब ये आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अब जैसे किसी भी पार्टी में एक नेता तय होता है, तो सारी, देखिए, चिंतन शिविर में हमेशा अच्छी अच्छी बातें होती हैं कि भाई जनता से हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है, जनता से कनेक्ट करना है, और किस तरीके से अपनी पॉलिसी लोगों तक पहुंचानी है, सामने वाली पार्टी ठीक से काम नहीं करेगी। ये तो किसी भी राजनीतिक दल की ये तो मुख्य शर्त होती है कि सामने वाले राजनीतिक दल की किसी भी उपलब्धियों को उसको नकारा जाए और अपनी उपलब्धियों को बढ़ाया जाए। इसको दूसरे सरल शब्दों में कहा जाए कि बड़ी रेखा को छोटा किया जाए और अपनी रेखा को बड़ा किया जाए। ठीक बात। ये तो हुआ एक पहलू। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस में जो चिंतन शिविर में जो बातें उठी हैं, पिछले 2 दशकों से जो बातें उठ रही हैं, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर भाजपा भी अगर कांग्रेस को निशाना बना रही है, तो इसकी मुख्य वजह यह है कि 244 लोकसभा की 244 सीटों पे कांग्रेस की भाजपा के साथ में सीधी टक्कर होगी। अब सवाल यह है कि यह सीधी टक्कर बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीधी टक्कर से ही भाजपा वाले बौखलाए हुए हैं और उनको लगता है कि वो किस तरीके से कांग्रेस को खत्म करते चले। बाकी क्षेत्रीय दल भी हैं, अब जैसे टीएमसी है वो मुख्य तौर पर बंगाल में है, वो ज्यादा से ज्यादा। आलोक जी, राहुल गांधी ने आज कहा, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं बीच में और अपनी बात ऐड कर रहा हूं, राहुल गांधी ने आज कहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही लड़ सकती, क्योंकि क्षेत्रीय दल मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरीके से साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, क्षेत्रीय दल डर जाते हैं, सांसद में आ जाते हैं। और उन्होंने खुद सफाई दी है कि उन्होंने 1 रुपया नाजायज आज तक नहीं लिया है। ईमानदार राजनीति की बात भी कही राहुल गांधी ने। आलोक जी, ईमानदार राजनीति की नहीं होती है, बात केवल छवि की होती है। और राजनीति जो की जाती है वो केवल अवधारणा के ऊपर की जाती है। आपका परसेप्शन क्या है, नंबर 1। अगर हम लोग, अगर भाजपा भी अगर चुनाव जीत रही है, तो आप याद करिए टोटल वोट जो पोल्ड होते हैं उसका 40% ही तो उसको लोकसभा में मिलता है। ऐसा तो नहीं उसको 50% मिल गया या 55% मिल गया, मिलता तो 40% ही है। लेकिन परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये है कि वो बड़ी एक अलग तरीके की राजनीति करती है, इसमें अलग तरीके की विचारधारा है, इसी बात को तो करती है। संकट विचारधारा का भी। अब जैसे यहाँ पर बीजेपी के लोग अगर जाते हैं
अगर मंदिर जाते हैं, अगर मोदी मंदिर जा रहे हैं या कोई अगर और मंदिर जा रहा है, तो ये उन्होंने पिछले कुछ दिनों में एक कॉपीराइट नहीं है लेकिन एक कॉपीराइट सा एक अपना बना लिया, एक अधिकार बना लिया कि हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार वही पार्टी है। अब कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस अपनी इसी विचारधारा में ही नहीं, अपनी इस विचारधारा को ही नहीं तय कर पा रही है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व से उसको अभी तक हासिल क्या हुआ। राहुल गांधी जनेऊ लगा करके घूमते हैं, अभी भी इस चिंतन शिविर के बाद में एक मंदिर में वहां पर वो दर्शन होगा और उसके बाद में एक रैली करने का भी एक योजना है। शायद मेरे ख्याल से रैली करने भी वाले हैं, आज या कल में है, ये हमारे उदयपुर वाले पैनलिस्ट ज्यादा सही बता पाएंगे। तो लेकिन सवाल यह है कि आप उसी सॉफ्ट हिंदुत्व पे आप आगे बढ़ रहे हैं जिस हिंदुत्व की झंडा बरदार बीजेपी है, और ये केवल आपके कहने से नहीं होता, ये सारे भारत में लोगों ने मान लिया, भारत में नहीं विश्व में मान लिया कि ये राइट विंग की पार्टी है, दक्षिणपंथी पार्टी है और इस समय ये हिंदुत्व को लेकर आ रही है। सबसे बड़ी चीज, कांग्रेस चूक कहां करती है? कांग्रेस चूक ये करती है, अभी जैसे श्रीलंका में क्या हुआ, अभी पिछली बार भी हमारी आपसे बातचीत हुई थी, जैसे श्रीलंका में आज से 3 साल पहले वहां पर ईस्टर पे बम धमाके हुए थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे, और सीरियल ब्लास्ट में कम से कम मेरे ख्याल से जो फिगर मेरे को याद आ रहा है लगभग 100 के करीब 90 के करीब लोगों की जान चली गई। अभी जान जाने के पीछे हुआ क्या? उस जान जाने के पीछे महिंद्रा राजपक्षे परिवार की पिछले 20 सालों में 30 साल 2 या 3 दशक से श्रीलंका में बड़ी मजबूत पकड़ रही। उन्होंने मुस्लिम लोगों के खिलाफ, उनको इसका जिम्मेदार मानते हुए मुस्लिम लोगों के ऊपर जबरदस्त क्रैकडाउन किया, मुस्लिम कम्युनिटी को उनको पूरा अलग थलग कर दिया। लेकिन अब जब दुश्वारियां बढ़ी, आर्थिक दुश्वारियां बढ़ी, तो लोग एक साथ इकट्ठे हुए ना, तो वहां तो अब वो सिंहल, तमिल और मुस्लिम, ये जो बंटवारा है, ये बंटवारा खत्म हो गया। अब वहां पर सब एक हैं, एक यूनिट है, जिसको खाद्य चाहिए, जिसको ईंधन चाहिए, जिसको बिजली चाहिए। तो ये एक चीज है। आपने श्रीलंका का संदर्भ नहीं लिया। आपने क्यों नहीं लिया? श्रीलंका में भी तो राजपक्षे परिवार, राजपक्षे फैमिली, वो भी तो डायनेस्टी है ना। एक भाई आपका वित्त मंत्री बना हुआ है, एक राष्ट्रपति बना हुआ है, एक आपका प्रधानमंत्री बना हुआ था। तो आप ताजा संदर्भों के साथ कांग्रेस को नहीं जोड़ रहे हैं और सिर्फ इतना कह देने भर से कि हम क्षेत्रीय पार्टी नहीं लड़ सकते, हम ही इसका विकल्प हो सकते हैं। भाई हम तो मान रहे हैं विकल्प, बीजेपी भी मान रही है विकल्प, तो आपने नई बात क्या कही? अगर बीजेपी विकल्प नहीं मान रही होती, वो टीएमसी के तरीके से चलती, तो ये कि 40 और 50 सीटों पर टीएमसी का है। लालू की अगर आप राज्य की बात कर ले तो वो 30 से 35 सीटों पर है। अगर अखिलेश की बात कर ले तो वो 80 सीटों पर लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। अब ये देखिए ना, अलग अलग पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना कितने सीटों पर लड़ सकती है और चुनाव जीत सकती है? भाई शिवसेना महाराष्ट्र में ही तो लड़ लेगी, गोवा में लड़ लेगी। तो वास्तव में जो बात कह रहे हैं वो नई नहीं है, वो सबको मालूम है। हर राजनीतिक पंडित को ये बात मालूम है कि क्षेत्रीय पार्टी विकल्प नहीं हो सकती, और यही बात बीजेपी को भी मालूम है। इसीलिए वो 240 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस को ही वो बार बार निशाना बनाते हैं। और सवाल है कि चिंतन शिविर से आपने एक चीज कही कि वो सबक क्या लेंगे। सबक तो यही है, आपको लड़ना है, लोगों से किस तरीके से कनेक्ट होना है। बात सही है, कनेक्ट होइए, मना किसने किया? लेकिन पहले आप तो तय करिए कि आपका अध्यक्ष कौन होगा, नंबर 1। आप ये तो तय करिए कि आप छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं। अब ये तो तय करिए कि क्या आप 24/7 राजनीति के लिए उपलब्ध है। भाई बाकी लोगों से अपील बाद में। आलोक जी ने घूम फिरकर वही बात कह दी कि भैया परसेप्शन ठीक कर लो अपना। पहले परसेप्शन जो आपके खिलाफ गड़बड़ा जाता है, क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन आधारित है। अगर ये पता है कि अगर बीजेपी ने राहुल को ट्रोल कर दिया कि वो पप्पू है, तो फिर छोटा बच्चा भी, इतना बड़ा बच्चा भी कह रहा है पप्पू है वो। तो ये परसेप्शन आपको चेंज करना पड़ेगा, और बिना परसेप्शन चेंज किए हुए ये सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। डॉक्टर विवेक मिश्रा के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मंथन और चिंतन शिविर कांग्रेस का हुआ है, क्या पार्टी इसके बाद कुछ बदलाव नजर आएगा? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे, और सांप्रदायिक ताकतों पर बड़ा हमला किया है, बीजेपी को सांप्रदायिक ताकत बताया है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की कही हैं कि बिल्कुल तोड़ कर रख दिया, जिससे हमारा सामाजिक ताना बाना भंग हुआ है, उससे आर्थिक संकट भी पैदा हुआ, तमाम तरीके की समस्याएं क्रिएट हुई हैं। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं डॉक्टर विवेक मिश्र? पहली बात तो ये चिंतन शिविर करने की जरूरत या तो कहें तो बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि ये पार्टी जो है जिस तरीके से गर्त में जा रही है, इनको वाकई ये चिंता करने की जरूरत है कि हम इतनी गर्त में क्यों जा रहे हैं, कैसे इस
जो है लैंडस्लाइड को अपनी रोके हम लोग। और दूसरी बात ये जो चिंतन शिविर वाली बात कर रहे हैं, G23 वाले इतने दिन से कह रहे हैं कि भैया बात कर लीजिए। जो वरिष्ठ नेता है, अभी आप ही के चैनल से मुझे पता लगा सुनील जाखड़ जी भी छोड़ करके चले गए हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी ये सुनेंगे नहीं। आपके राजस्थान के अभी शायद सिरोही विधानसभा के संयम लोढ़ा जी हैं, उन्होंने 23 मार्च को कहा कि भैया कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता और विधायक हैं हम सब जो है गांधी परिवार के गुलाम हैं। जब आप इस तरीके की मानसिकता के लोगों को लेकर के चलेंगे, अभी हमारे किसी साथी ने कहा था कि भाई ये सिर्फ 2 ही राज्यों में रह गई है। अब 2 राज्यों में जो रह गई है वहां पे भी ये विचारधारा की लड़ाई की बात कर रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई की। और परसेप्शन की अगर बात आ जाए तो इस समय जो बहुसंख्यक वर्ग है राजस्थान का, वैसे तो राजस्थान की ये एक वो है कि भी एक बार बीजेपी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी, ये उनका पुराना सिलसिला चल रहा है। लेकिन अभी जो रामनवमी के जुलूस पे जो पथराव हुए या जो मंदिर तोड़ा गया, तो जो एक परसेप्शन बनाई जा रही कि ये पार्टी कहने को तो विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, लेकिन सिर्फ एक ही पक्ष के लिए लड़ती है ये विचारधारा की लड़ाई। बहुसंख्यक पक्ष को इसने हाशिए पे रख दिया। कश्मीर क्यों इनके हाथ से एक तरीके से मैं कहूंगा कि निकल ही गया था। भारत अभी तक उसमें वहां पे पंडित या हिंदू लोग रहने के लिए अपनी कह लीजिए एक जद्दोजहद वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे ये स्थितियां पहुंच गई वहां तक? कांग्रेस की देन है ना, ये विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे। पहले दिन से इन्होंने तुष्टीकरण का काम करा, बहुसंख्यकों को हाशिए पे रख दिया। पहले इलेक्शन में इनको जो है 314 कितनी सीटें मिली थी, 364 सीटें मिली थी 45% वोट्स पे। नेहरू जी को 45% वोट्स मिले थे, टोटल जितने वोट्स पोल हुए थे उसमें 45% मिले थे, 364 सीटें थी। उसके बाद में राजीव गांधी को 414 सीटें मिली 47% वोट पे, है ना, सिर्फ 2% का वो डिफरेंस था। लेकिन वहां पे आप गौर करिए, देयर वाज नॉट अ कंक्रीट अपोजिशन, वहां पे कोई कंक्रीट अपोजिशन पार्टी नहीं थी, ऐसे ही क्षेत्रीय दल थे। तो वही जो है एक साइकिल घूम गया है कि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आप कह सकते हैं कांग्रेस का हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, देश के कोने कोने में कार्यालय होगा। लेकिन कांग्रेस राजनीति क्या कर रही है? पंजाब इलेक्शन आपने देखा ना, एन इलेक्शन से कुछ दिन पहले अपने वरिष्ठ नेता को इन्होंने एकदम से बिल्कुल खूंटी से उतार करके साइड पे रख दिया, अमरिंदर सिंह को। और दूसरे राजनीति क्या करी, हमने दलित को बनाया है, दलित को। अंबिका सोनी कह रही है हिंदू कैसे इस राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। जब आप इस तरीके की बातें करेंगे, बहुसंख्यक कौन है? ठीक है, मान लिया पंजाब में हिंदू जो है 44% होंगे, उनके वोट से नहीं, मतलब वो अपना मेजॉरिटी नहीं वो कर सकते वहां पे, लेकिन बाकी के देश में तो जाती है ना ये ठीक बात है भैया हिंदू। ठीक बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक बात है कि कांग्रेस जो कुल मिला के यही परसेप्शन है कि कांग्रेस ने ही सब मटिया मेट किया। ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन की राजनीति यही है कि भाई सब कुछ जो मटिया मेट किया नेहरू जी ने किया, उसके बाद लगातार कांग्रेस के लोग मटिया मेट इस देश का करते रहे। कश्मीर को पाकिस्तान की गोद में भेज दिया, वो काम कांग्रेस ने किया। देश में हिंदुओं को नज़रअंदाज कांग्रेस ने किया, और अब भी बहुसंख्यकों को कांग्रेस नज़रअंदाज कर रही है। ये परसेप्शन है ना, इसी परसेप्शन के कारण कांग्रेस गर्त में जा रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। एक ब्रेक पर रुकेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवानी साहब के पास जाएंगे और उनसे इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। नारा की लड़ाई उसको लड़ने की है और जनता के साथ खड़े होने की है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल
बोलो जुबां केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समरकूल कूलर्स। समरकूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धारा की लड़ाई उसको लड़ने की है और जनता के साथ खड़े होने की है। ब्रेक से वापस आ गए और हमने ये कहा था कि भाई ये कुल मिलाकर परसेप्शन की लड़ाई है, और परसेप्शन ये कह रहा है कि भाई कांग्रेस ने ही 70 साल 75 साल मटिया मेट किया और सब नष्ट कर दिया है। ये परसेप्शन एक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और इसी परसेप्शन पे लगातार चर्चा डिबेट होती रही और अंततोगत्वा इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन ये भी सत्य है, जैसे अभी जैसे विवेक मिश्रा जी ने कहा कि भाई अब केवल 2 राज्यों में बची है कांग्रेस और उसका अब भविष्य बहुत अच्छा नहीं है और वो बहुसंख्यकों को नज़रअंदाज करती है। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि बिलाल साहब से इन सवालों का जवाब लेंगे। बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ब्रेक से पहले तक उनसे कोई सवाल नहीं हो पाए, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं बिलाल साहब से। लेकिन चूंकि हमारा एक फॉर्मेट है कि कोई अगर पैनलिस्ट बोलने लगता है तो हम बहुत बीच में काटते पीटते नहीं, क्योंकि हम सब पत्रकार हैं और पूरी बात रखी जानी चाहिए। बिलाल साहब, मसला तो उसी तरीके का है ना कि गिलास आधा खाली आधा भरा है। अभी आलोक जी खुद कह रहे थे कि 244 सीटों पर सीधे कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। जहां जहां अभी हाल में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को छोड़कर उत्तर प्रदेश और 1-2 राज्यों को छोड़कर बाकी हर जगह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही है या कांग्रेस के एलाइज हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो चिंतन शिविर मंथन शिविर जो हुआ, आप इसे किस रूप में तो देखते हैं, और दूसरा कि वास्तव में बहुत मजबूती के साथ खड़े होने के लिए कांग्रेस को और क्या करना चाहिए एक विश्लेषक के रूप में, और बहुत दिनों तक आप कांग्रेस पार्टी को कवर करते रहे, बहुत करीब से भी देखा है आपने, तो उस दृष्टि से भी जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए दुर्गेंद्र जी, हमारे सभी पैनलिस्ट ने अपनी अपनी बात रखी और मैं चाहता हूं कि मैं उन पॉइंट्स को टच ना करते हुए अपने जो विचार हैं, जो अपने पॉइंट्स हैं, उसको नए तरीके से रखूं ताकि उनका रिपीटिशन ना हो। जी, दरअसल इस चिंतन शिविर से मेरे को ये महसूस होता है कि चिंताएं ज्यादा महसूस होती हैं इस चिंतन शिविर में, और वो चिंताएं कांग्रेस के सामने एक अग्निपथ की तरह खड़ी हैं, जो रास्ता बहुत कठिन है, डगर पनघट की है जी, कठिन है डगर पनघट की जी। दरअसल बात बार बार की जा रही है सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की। देश के अंदर जो बाइपोलर पॉलिटिक्स का जो एक्सपेरिमेंट है, जिसको ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई का जो डिजाइन हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो एस्टेब्लिश किया गया, दरअसल वो उस एस्टेब्लिशमेंट के और उस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कांग्रेस ने अपने हाथ जला लिए। देखिए, जब आप सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की बात करते हैं तो ये सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की बात सिर्फ जबानी तौर पर नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे वास्तव में एक संकल्प होना चाहिए और उसका एक एग्जीक्यूशन होना चाहिए। किसी शायर ने सही कहा कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की जो जिम्मेदारी एक पॉलिटिकल रूप में इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को दी थी, वो कांग्रेस पार्टी उसका निर्वाह उस संकल्प के साथ नहीं कर पाई जिसकी जरूरत थी। इसी वजह से आज देश के अंदर सांप्रदायिकता का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दरअसल जब पूर्व के अंदर इसी धरती पर राजस्थान की जयपुर के अंदर पिछला चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, और जो प्रथम पंक्ति में राहुल गांधी के साथ उस समय देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे बैठे थे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि आरएसएस देश के अंदर बम बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। तो वो कौन सी शक्तियां थी कांग्रेस के अंदर जिन्होंने सुशील कुमार शिंदे को ये कंपेल किया था, ये मजबूर किया था, आप अपना बयान वापस लीजिए। दरअसल यहां वो कमिटमेंट नजर आना चाहिए था। फिर मैं आपको बात दोहरा रहा हूं कि ये बहुत बारीक बात मैं कह रहा हूं कि वो कौन सी शक्तियां थी जो अपने ही पार्टी के गृह मंत्री को कह रही है कि ये बयान वापस लीजिए। वो कौन सी मानसिकता कांग्रेस के अंदर काम करती थी। दूसरा एग्जाम्पल मैं ये देता हूं, जब पूर्व कैबिनेट मंत्री अब्दुल रहमान अंतुले जब ये कहते हैं कि हु सेंट करकरे इन द रॉन्ग डायरेक्शन, तो वो कौन से कांग्रेस के अंदर शक्तियां होती हैं जो अब्दुल रहमान अंतुले पर ये दबाव बनाती हैं कि इस बयान को वापस लो। जी। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि जब दिग्विजय सिंह जी इसी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ते हैं, आरएसएस खिलाफ बयान देते हैं, तो वो कौन सी शक्तियां हैं जो कांग्रेस पार्टी को ये मजबूर करती हैं कि भाई ये व्यक्तिगत बयान है दिग्विजय सिंह का, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जी। वो कौन सी शक्तियां हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जब यूपीए 2 के अंदर कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हारती है, तो कांग्रेस के अंदर वो कौन सी शक्तियां हैं जो अंदर खाने ये खबर प्लांट कराती है कि हम माइनॉरिटी अपीजमेंट पे हारे। तो वो कौन सी शक्तियां हैं कांग्रेस के अंदर जो जब कांग्रेस का प्रवक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करता है तो 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाता है। तो अगर जब आप इस लड़ाई का संकल्प लेते हैं कि हमें सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की संकल्प लेना पड़ेगा, विचारधारा की लड़ाई है, तो मैं बहुत ही साफ गोई से क्रिटिकल फॉर्म में ये कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई पहले कांग्रेस को पार्टी में लड़ने की जरूरत है, बाहर बाद में लड़ने की जरूरत है। यही मेरा संदेश है। ठीक बात है बिलाल साहब, बिल्कुल ठीक बात कही। राघव शर्मा जी, बिलाल साहब ने बहुत खरी खरी बातें कह दी। मुझे लगता है अगर कांग्रेस के 2-4 लोग भी सुन रहे होंगे तो अंदर तक वो हिल गए होंगे कि भाई ये बातें तो सारी की सारी सही हैं। आप दोनों धाराओं में कैसे जा सकते हैं? आप जनेऊ भी पहनेंगे, पंडित भी कहलाएंगे, और जब सामने वाला आप पे आरोप लगाएगा तुष्टिकरण का तो काउंटर भी नहीं कर पाएंगे आप। और फिर किसकी बात करते हैं कि भाई हमें निकलना होगा, हमें जाना होगा, हमें आगे करना होगा। बिलाल साहब ने बड़ा महत्वपूर्ण एक एंगल दिया कि भाई पहले अंदर लड़ लो। अभी कल हमारी चर्चा हो रही थी उदयपुर को लेकर, तो एक बहुत बरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि भाई कांग्रेस में फुल टाइमर की कमी है, ज़्यादातर लोग अपने अपना काम धंधे करते हैं और राजनीति पार्ट टाइम करते हैं, इसीलिए ये पार्ट टाइम पार्टी बनी जा रही है। राघव जी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर क्या कोई मंथन चिंतन बाहर हुआ? क्योंकि अंदर तो मुझे लगता बहुत सीमित एजेंडा था, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक प्रस्ताव जो परंपरागत तरीके से चिंतन शिविर चलते हैं वही रहा होगा। थोड़ी बहुत बातें हो सकता कि इतर हुई हों, कुछ खरी खरी बात हुई हो। जैसे अभी विवेक जी कह रहे थे कि भाई G23 वाले लोग कहाँ हैं, तो एक G23 वाले कपिल सिब्बल साहब आए नहीं, आज़ाद साहब की तस्वीरें हमने देखी कि सोनिया जी को नमस्कार कर रहे हैं वो। तो ये तो कांग्रेस के अंदर चलता रहता, बहुत दिनों से चल रहा है। G23 और G15 G13 ये सब चलता रहता है। वहाँ नेता एक दूसरे का कुर्ता फाड़ते हैं, उसके बाद भी पार्टी में रहते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ दूसरे दलों में ऐसा अब नहीं होता, बड़ा अनुशासन तगड़ा है। लेकिन कांग्रेस में होता कि नेता को गाली दीजिए, उसका कुर्ता फाड़िए और पार्टी में बने रहिए। वो कांग्रेसी इसे कहते हैं लोकतंत्र है। तो अब राघव जी ये बताइए कि क्या राजस्थान को लेकर कोई चर्चा वहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में इस तरह कोई चर्चा है कि भाई सचिन पायलट, चूंकि तमाम खबरें मीडिया में आई या लाई गई, दोनों चीज़ें हो रही इस समय खूब, या तो खबरें आती हैं या लाई जाती हैं, तो हम दोनों बातें कर रहे हैं। तो ये कहा गया कि भाई सचिन पायलट नाराज हैं, उन पर कोई बात नहीं हुई, ये तमाम चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाता है कि अपने मीडिया के अंदर अपन मीडिया ट्रायल करते हैं यहाँ पे कुछ खबरों को लेके, तो यहाँ पे एक तरह से राजनीतिक ट्रायल किया जाता है कि खबरें बनाई जाती है, बादल लाए जाते हैं कि नहीं यहाँ पे निर्णय होगा इन चीजों का, बट वो सब बातें हवा हो जाती है, कहीं पे कोई निर्णय नहीं लिया जाता।
अभी जरूरत कांग्रेस को ये है कि सबसे पहले जो आंतरिक कलह है उसका डैमेज कंट्रोल किस तरह किया जाए उसके ऊपर बात करने की, लेकिन उस पर कोई भी तरह की बात नहीं होती है। कांग्रेस की यहाँ पे महंगाई हटाओ रैली होती है तो उस महंगाई हटाओ रैली पे राहुल गांधी जो भाषण देते हैं वो महंगाई हटाओ का तो देते नहीं है, बल्कि वो हिंदू और हिंदुत्ववादी उसके ऊपर चल जाते हैं, अपनी पूरी बात तो उसी तरीके से रख देते हैं। वहीं यहाँ पे देखने को मिला कि चिंतन शिविर, पूरा माहौल इस तरह से बनाया गया कि चिंतन शिविर पे चिंतन किया जाएगा। कांग्रेस के अंदर जिस तरह की खींचतान चल रही है, जिस तरह से माकन साहब कमेटी भी बनाई और भी हुआ, सचिन पायलट का जो मामला लगातार गर्मजोशी चल रहा है उसके ऊपर काफी बातें आएगी, कुछ पुट आउटपुट आएंगे, लेकिन पूरी तरह से देखा गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ले देख के जो है कांग्रेस की तरफ से कुछ चीजें जो है बना दी गई, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट, ताकि अलग अलग डिफरेंट जो इनके सब्जेक्ट्स हैं उनको जानने, विचार जानने की नीति उसको निर्धारण करने के लिए जो डायरेक्टली मतलब एआईसीसी जो डेलीगेट्स हैं उनके पास बातें जाए सीधी सीधी। फिर नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का गठन वो किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन किया जाएगा। तो सर आप कोई नई पार्टी बना रहे हो क्या वापस से? आपकी इतनी पुरानी पार्टी है, आप चिंतन शिविर कर रहे हो, चिंतन शिविर के अंदर आप इन बातों को लेके आ रहे हो। ठीक है, आपको लानी चाहिए, आपकी कमजोरी है, आप मान रहे हो, सब चीजें ठीक है, बट सबसे बड़ी चीज जो पटल पे सबको दिख रही है, टीवी पे आ रही है सर। 22 महीने पहले जाओ ना, पूरा मामला देखो आप कि राजभवन के बाहर पे मुख्यमंत्री सफारी गाड़ी पे खड़े होकर किस तरह से वहां पे आप बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा राजनीति के अंदर यूज कर रहे हैं अपने उप मुख्यमंत्री के लिए, जो पीसीसी अध्यक्ष भी रह चुके हैं सचिन पायलट के लिए। फिर वो पूरी घमासान होती है, बताया जाता है कि इसको शांत करेंगे, पूरा मामला ठीक करेंगे। तो जो राजस्थान स्टेट है वहां पे सचिन पायलट एक और कहते हैं कि मेरे ऊपर आप ट्रम्प कार्ड खेलो, मुझे आगे लेके आओ, युवाओं को आप स्थान दो, देखो आपको कांग्रेस रिपीट करके दिखाएंगे यहाँ पे। लेकिन राजस्थान की परंपरा जो रही है, जो देखी है कि यहाँ पे 5 साल भारतीय जनता पार्टी राज करती है, 5 साल कांग्रेस राज करती है। यहाँ पे जो चिंतन शिविर, नव चिंतन शिविर किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर गेन करने के लिए किया गया है। जो कांग्रेस के राजस्थान में आला नेता हैं, जो कांग्रेस के यहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने, और गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी के अध्यक्ष है समय, उन्होंने अपने आला कमान के सामने 1 नंबर जो उनको लेने थे, A+ नंबर जो है उन्होंने ले लिए, पूरी खातिरदारी करी, पूरी तरीके से चिंतन शिविर को सुना और बाद में जो कुछ पॉइंटर्स थे, जो पॉइंट बनाने थे, वो पॉइंट बना के बाहर रख दिए। इसकी एवज में भारतीय जनता पार्टी तैयार है, 19-20 तारीख को वो अपना शिविर करने जा रही है, तो वो उसका राघव जी क्या पायलट गुट से कहीं कोई बात आई निकल कर, कोई सिलेक्टिव लीकेज उस तरफ से आया? मैं आऊंगा बिलाल साहब, आता हूं मैं आपके पास। पायलट तरफ से तो नहीं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है उनकी बात को लेकर जो है जरूर बात सामने आई कि प्रमोद कृष्णन जी जो सोनिया गांधी लग रहा है कुछ माने जाते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे नेटवर्क में समस्या हमेशा की तरह, क्योंकि ये नेटवर्क गजब हो गया है और कुछ ज़्यादा ही ये मोबाइल कंपनियां हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही अपना जो कारोबार बढ़ा देती हैं और उतनी शक्ति नहीं रहती, इसलिए राघव शर्मा जी की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। बिलाल साहब कुछ कहना चाहते थे, बिलाल साहब कह सकते हैं आप अपनी बात। दुर्गेंद्र जी, अब रहा सवाल माइनॉरिटी अपीजमेंट का, जो सबसे बड़ा आरोप रखता है। देखिए, मैं इस परसेप्शन को भी काउंटर करता हूं बड़े लॉजिकली फॉर्म के अंदर, क्योंकि मैं इस पार्टी को बहुत ही करीब से पिछले 15-16 सालों से ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली देख रहा हूं, और वैसे देखे तो मैं 20 सालों को इस पार्टी को देखते हुए, तो मैं इस पार्टी को वो ग्रे एरिया जानता हूं जो शायद ही कोई जानता है। इतना क्रिटिकल फॉर्म है और इतनी डेप्थ में शायद ही कोई आपको बता पाए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सच्चर कमेटी का गठन किया और उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई, तो उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में का जो कंक्लूजन था ये था कि माइनॉरिटी एज अ होल इज बैकवर्ड इन द कंट्री। तो जिस कांग्रेस पर माइनॉरिटी अपीजमेंट का धब्बा लगता है, आरोप लगता है, उसी के समय के अंदर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस की सरकारों के अंदर, जब से 51 से पहला इलेक्शन से लेकर और 2014 तक जो आरोप लगता है, तो उसी सरकार की रिपोर्ट कहती है सच्चर कमेटी की माइनॉरिटी एज अ होल इज बैकवर्ड। तो माइनॉरिटीज का भी आप हशर देख लीजिए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये परसेप्शन की लड़ाई अपीजमेंट की थी और फैक्चुअल माइनॉरिटीज की क्या हालत है।
तो ये मैंने बारीकी से बात कही ना आपको, इधर माइनॉरिटी नाराज, उधर हिंदूवादी ताकतें कह रही कि माइनॉरिटी अपीसमेंट कर दिया, और मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमारा बेवकूफ बना दिया, हमें इनकी सरकारों में सबसे ज्यादा बैकवर्ड। दुर्गेंद्र जी एक मैं आ रहा हूँ विवेक जी, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। बिलाल साहब को कंप्लीट कर दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ जी। इस बारीकों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परसेप्शन इज नॉट अ रियलिटी एंड व्हाट इज रियलिटी इज नॉट अ परसेप्शन। ठीक बात है। विवेक जी आपके पास आता हूँ कि भाई बिलाल साहब कह रहे हैं कि परसेप्शन और रियलिटी दोनों में बहुत अंतर है। चीज कह दो, बिलाल साहब कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी का जो है गठन किया गया, और उसने बताया कि माइनॉरिटीज एज ए होल वर बैकवर्ड। सोचने वाली बात यह है कि अगर कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष थी, सेकुलर पार्टी है, उसको एक जर्नल वो निकालना चाहिए क्या? मेजॉरिटी में गरीब लोग नहीं होते, किसी के पीछे से साउंड आ रही है अजान बजान के, जरा तो उसको कम करवाइए। क्या मेजॉरिटी में बैकवर्ड नहीं होते? और माइनॉरिटी कितने परसेंटेज तक रहेगी, माइनॉरिटी कितने परसेंटेज रहेगी? एक जर्नल वो निकालना चाहिए था। व्हाट इज द व्हाई दिस लॉट ऑफ कह लीजिए परसेंटेज, ये क्यों बैकवर्ड है? आप उसको धर्म के नाम पे अगर वो कमेटी बिठा करके तय करेंगे कि भाई ये जो है, चूंकि माइनॉरिटी जो है, अब माइनॉरिटी में आपके पारसी आते हैं, कितने बैकवर्ड हैं पारसी? वो आपसे कोई आरक्षण भी नहीं लेते, आपसे कोई सुविधा नहीं लेते। सिख कितने बैकवर्ड है? ये चीज उनके सिखों के ऊपर अप्लाई करती है सच्चर कमेटी की? या जैन्स को इन्होंने चलते चलते 2014 के इलेक्शन से पहले माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया, हिंदुओं से अलग कर दिया। और उससे पहले बिलाल साहब कह रहे थे कि शिंदे साहब ने कहा कि भी आरएसएस जो है बम बनाने की फैक्ट्री है। 2014 से लेकर के 2004 से लेकर के 14 तक तो यही सरकार चला रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने बम बनाने की फैक्ट्रियां पकड़ ली? आरवीएस मणि की किताब एक एक चीज साफ बताती है कि ताज होटल पे जब हमला हो रहा था उससे पहले पूरी फीडबैक थी, कांग्रेस के नेता जानते थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी वहां पे बैठी हुई थी ताज होटल के अंदर, उनको खबर देकर के पिछले दरवाजे से निकाला गया। पूरी खबरें उसके कांग्रेस गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूँ। आप जो कह रहे थे, एक किताब का विमोचन कर दिया था एक पत्रकार महोदय ने, 26/11 आरएसएस का षड्यंत्र। लिसन टू मी, 26/11 का षड्यंत्र जो है अगले दिन डिक्लेयर कर दिया था आरएसएस का। नहीं, आप लोग दोनों लोग एक दूसरे को सुने, क्योंकि आप दोनों विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, अब कोई पॉलिटिकल पार्टी से दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बौद्धिक स्तर पे अगर कोई बातें हम लोग कर सकते हैं तो करना चाहिए हमें। विवेक जी आप कंटिन्यू करें, उसके बाद बिलाल साहब बात करेंगे। नहीं दुर्गेंद्र जी एक सेकंड, मेरे को एक सेंटेंस में कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये महंगाई की बात कर रहे थे, महंगाई जो है ये कांग्रेस के टाइम पे उनकी स्टेटमेंट सुन लीजिए आप। महंगाई ज्यादा सोना खरीदने की वजह से होती है, चिदम्बरम साहब ने कहा था। महंगाई अच्छी होती है, ऐसे ही बढ़ेगी, ये चिदम्बरम साहब ने कहा था। बोफोर्स की तरह कोयला घोटाला भी भूल जाएंगे लोग, ये सुशील शिंदे जी ने कहा था। पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है जिससे महंगाई पर काबू किया जाए, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। गरीबी सिर्फ दिमाग का वहम है, ये राहुल गांधी जी ने कहा था, जो आज महंगाई का डोनर हो रहे हैं। 5 रुपए में गरीब लोग खाना खा लेते हैं। ऑफकोर्स राजस्थान में आपके यहाँ पे गाड़ियां चलती हैं जो मेरे ख्याल से 5 या 2 रुपए में खाना खिलाती हैं, मैंने देखा राजस्थान स्टेशन के बाहर, वरना कहाँ 5 रुपए में खाना मिलता है। ये महंगाई आज की पैदाइश है क्या? और जो कह रहे हैं ये कि भैया मैंने 1 रुपए की वो नहीं करी, बेईमानी नहीं करी है, अभी तो उसमें नशा हेरोइन केस में जमानत पे बाहर घूम रहे हैं ना। विवेक जी ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि महंगाई को जन्म दिया कांग्रेस ने, मैं मान सकता हूँ। महंगाई कांग्रेस की देन है, घोटाले कांग्रेस की देन है, लेकिन अब 8 साल तो भाई ये मौजूदा सरकार रह चुकी है, तो अब कब तक नेहरू की लाश कब तक ढोते रहेंगे लोग? सबसे बड़ी बात ये है कि भाई और दूसरा मसला ये है विवेक जी, दूसरा मसला ये है कि महंगाई अगर उस समय कांग्रेस ने उसको शिशु के रूप में पैदा किया तो उसको कम करना चाहिए ना, उसकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए ना। अब तो बिल्कुल प्रचंड रूप से हालत खराब है। और आप भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं। अगर इतनी भयंकर महंगाई होगी तो बच्चे कैसे जिएंगे? राघव शर्मा, ये जो 2,21,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड इश्यू करे थे, किसने करे थे ऑयल बॉन्ड इश्यू? अरे भाई ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं, ये हमारे आप जैसे लोगों को समझ नहीं आती। ऑयल बॉन्ड और ये सब ये टेक्निकल बातें हैं।
एक आम आदमी नहीं समझ सकता विवेक जी। ये हमें दाल रोटी महंगी मिल रही है, इससे मतलब है। क्यों महंगी मिल रही है, इसका बेसिक कारण तो अब 8 साल में उसको हम ठीक ही नहीं कर पाए, ये कौन सी बात हुई? ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। हम केवल बैठे हैं कि भाई कांग्रेस लेकर चली है, कांग्रेस आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हम लोग लेकर इस पर आए, क्या वो कर पाएंगे? लेकिन हम अगर कांग्रेस की राह पर तो वो भी है ना, जो काम कांग्रेस ने किया वही वो कर रहे हैं। जनता मर रही है आज की डेट में। चलिए ठीक है, आते हैं राघव शर्मा जी। महंगाई के लिए क्या कांग्रेस ही जिम्मेदार है? डिबेट थोड़ा दूसरी तरफ जा रही है, जाने देते हैं इसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है दुर्गेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप आंकड़ों के पे आएंगे तो 2014 तक भारत पर अंतरराष्ट्रीय बैंकों का कर्जा 52 लाख करोड़ था, जो आज 1,53,000 लाख करोड़ हो गया। आप बताइए, बात चलिए ठीक है। अब ये डिबेट में फंसेंगे तो इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। बिलाल साहब, ये डिबेट हमने जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये डिबेट है ही नहीं। एक तो हम पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ ये बस बात को जानने को बैठे थे कि भाई जो कांग्रेस ने आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, तो क्या वो एक मजबूत विपक्ष बन के क्या उभरने वाला है? हम लोगों ने इस विषय पर किया था। हम भाजपा और कांग्रेस करने के लिए तो बैठे नहीं हैं, हम लोग भाजपा और कांग्रेस करने के लिए बैठे भी नहीं हैं। हम लोगों ने तो इसीलिए आज किसी नेता को नहीं बुलाया था, हमने तो पत्रकारों को बुलाया था कि भाई पत्रकार बैठ के चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों पे वो करेंगे। तो राजनीति नहीं है, जो फैक्ट फाइंडिंग है, जो फैक्ट पे बात करेंगे। हम थोड़ी बैठ के बात करेंगे कि नेहरू ने क्या किया और मोदी ने क्या किया। जनता करेगी, और जनता बता रही कि भाई जनता को पता है। अगर जनता के दिलों में परसेप्शन नहीं होता कि नेहरू ने खराब काम किया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते 2 बार। जाहिर सी बात है, वो परसेप्शन बनाने में कामयाब रहे। अब वो सच भी हो सकता है और परसेप्शन भी हो सकता है, दोनों सारी चीज़ें हैं। लिखा पढ़ी में सब कुछ है ही, सब लोगों को पता है। कश्मीर में क्या हालात हुए अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति परिभाषित कर सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी की भूमिका, क्योंकि देखिए जिस देश में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो सत्ताधारी दल बेअंदाज हो जाते हैं। कांग्रेस भी बेअंदाज रही है। जब जेपी आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने जिस तरीके से विरोध किया, तो कांग्रेस के दिमाग ठिकाने आए ना। आज वो परेशान है, वो वोटों की भीख मांग रहे हैं। तो बेअंदाज किसी को होना नहीं चाहिए। राघव शर्मा, सबसे मैं वापस चिंतन शिविर पे लाना चाहूंगा पूरे मुद्दे को, हाँ थोड़ा डिरेल हो गया मामला। बड़ी और इंटरेस्टिंग बात, हाँ एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात जो है चिंतन शिविर में आज निकल के आई कि कांग्रेस कहती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ईवीएम से वोटिंग नहीं कराएंगे जी, हम जो है बैलेट पेपर का यूज करेंगे और ईवीएम पे वोटिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि हर तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो न्यायपालिका पे चाहे चुनाव आयोग हो, सबके ऊपर जो है अपनी पकड़ लगातार बना रही है। तो कहीं ना कहीं ये डर भी जो है कांग्रेस को लगातार सता रहा है, और ये एक बड़ा मुद्दा भी जो है आज कांग्रेस में CWC की जो मीटिंग हुई उसके अंदर रखा गया और साफ तौर से इसको जो है पारित भी किया गया। तो अब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो एक तरह तो कहती है कि हम हमारा सोशल मीडिया फैक्टर उसको मजबूत करेंगे, हम कनेक्टिव नहीं हो पा रहे लोगों से, वहां जाके कनेक्ट होंगे, हम यात्रा निकालेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत सारी चीजें, मतलब ब्ला ब्ला बहुत कुछ चीजें करी। और वहीं पे जो है वो पुरानी जो रीतियां हैं उसकी तरफ जा रहे जाए। ईवीएम से खटाखट सारे काम होते थे, जल्दी से मतलब वोट डल जाता था, काउंटिंग भी हो जाती थी, सारी चीजें हो जाती थी। उन चीजों को छोड़कर अब वापस जो है पुराना ढर्रा है उस रवैये को अपनाने के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, सोचने योग्य कि कांग्रेस में इतने बड़े लोग बैठे हैं, प्रथम पंक्ति के इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं जिन्होंने देश चलाया है, इतने समय तक सरकारें चलाई है। तो वो लोग अपने चिंतन शिविर के अंदर जब इस तरह की बातें करते हैं तो सही में एक सोचनीय विषय होता है, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कांग्रेस के ऊपर कि किस तरह के पॉइंटर्स जो है कांग्रेस अपने चिंतन शिविर के अंदर निकाल रही है। वहीं अब राजनीतिक नियुक्तियां या फिर जो भी पद है ये ब्लॉक स्तर पे या प्रदेश स्तर पे या जिला स्तर के ऊपर जो खाली पड़े हैं, अब राजस्थान में देखा जाए तो सर 13-14 महीने के बाद तो इलेक्शन ही हैं। अब आप पदों को भरोगे तो वर्किंग तो वो कर नहीं पाएंगे, रामा शामा करने में तो 6 महीने निकल जाएंगे।
फिर उसके बाद में आपकी आचार संहिता लग जाएगी, तो काम क्या ठाक करेंगे वो। तो किसी तरह से मतलब चिंतन शिविर के अंदर जो ओवरऑल जो बात निकल के आनी चाहिए थी, इनको मजबूत एक ढांचा, कांग्रेस का एक पक्ष मजबूत हो, कांग्रेस का ढांचा मजबूत हो, उनके जो मेन अब जो आएंगे इलेक्शन, तो उसके लिए जो चुनावी मैनिफेस्टो बनाना है, उसके अंदर जो बातें उनको रखनी चाहिए, जिस तरह से वोटर्स उनकी तरफ खिंचे, जिस तरह से अभी वोट बैंक उनका बिखरा हुआ है, ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो भी बिखरा हुआ है, वो सब एक लाइन के अंदर है, उस तरह की बातें जो है इस शिविर में रखनी चाहिए थी। लेकिन पूरी तरह से लीपापोती करी गई। लास्ट में ये कह दिया गया कि मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अच्छी मेजबानी करी, जो पीसीसी अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी बहुत अच्छी मेजबानी। राघव जी ये तो एक औपचारिकता होती है। जब कहीं आप किसी के यहाँ जाते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, चाहे भोजन आपको अच्छा ना लगा हो, ठीक है, या टूटी खाट आपको मिल गई हो, आपको कहना ही पड़ेगा कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा आपने काम किया, बहुत बहुत आभार आपका, साथ वो तो कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। दूसरी बात जो आपने कही कि ये ईवीएम से वोटिंग ना कराने का जो एक प्रस्ताव लेकर आए, ये अपने आप में बड़ी खबर थी, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया से गायब थी। यह खबर गायब है, राष्ट्रीय मीडिया में कहीं यह खबर नहीं है। तो ये भी बात है कि हम ईमानदारी नहीं कर रहे हैं, हम पत्रकार भी ईमानदारी से खबरें नहीं पहुंचा रहे हैं। ये खबर पूरी तरह गायब है, ये खबर नहीं है। और जहां तक बात है कि आपने कहा कि हम पीछे जा रहे हैं, अमेरिका भी दो पैटर्न पे करता है, वो ईवीएम से भी करता है और उससे भी करता है, ताकि कहीं घपला हो तो मिलान कर लिया जाए। और अभी जब ट्रंप का इलेक्शन में बवाल हुआ तो आपने देखा था किस तरीके से व्हाइट हाउस में लोग चढ़ गए और बड़ा बवाल किया, तो वो सब उसी का सल्यूशन है। तो मेरी दृष्टि में, एक पत्रकार होने की दृष्टि में, अगर दोहरी व्यवस्था बन सकती है तो बना लेनी चाहिए, ताकि एक तरीके से विपक्ष का भी, अगर भारतीय जनता पार्टी इतना बढ़िया काम कर ही रही है तो कौन सा दिक्कत है उसमें, चाहे वो ईवीएम से लड़ रहे हो चाहे ऐसे लड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो ये इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस खैर अब वही स्थिति है कि राधा कब नाचेंगे, नौमन तेल कब होगा, ये तो कांग्रेस का अब सत्ता में आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा अंतिम सवाल है कि क्या कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बनकर खड़ा हो पाएगा, डॉक्टर विवेक मिश्रा? फिलहाल की स्थिति ऐसी नहीं है। जब तक बीजेपी वाले गलती नहीं करेंगे, आपने जैसे कहा था कि अहम आ जाता है ना, हर जो अगर मजबूत विपक्ष ना हो तो रूलिंग पार्टी को, जैसे कांग्रेस को भी कभी अहम हो गया था, तो अगर ये इनमें अहम आ गया और इन्होंने गलतियां करनी शुरू करी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी गलतियां देखिए, पिछले कह लीजिए अभी 7-8 साल हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा पाया कि भी इन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया या ये गलत काम किया। आप ये लोग खामियां जरूर निकालते हैं कि कोरोना का मिसहैंडलिंग करी या ये मिसहैंडलिंग करी, या मेक इन इंडिया का संसद में जो है राहुल गांधी जी मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने उल्टा पकड़ करके उन्हीं के ऊपर रख दिया कि हम अपने देश में चीज बनाने जा रहे हैं, आप उसी का मजाक उड़ा रहे हो। तो ये चीजें राहुल गांधी जी को सोचनी चाहिए। अगर कुछ चीज देश के लिए अच्छी है तो अभी आलोक जी ने कहा था कि एक बड़ी लाइन खींचने की जरूरत है, तो ये चीज उसको जो प्रमोट करेंगे, हाँ इन्होंने ये काम करा है बीजेपी वालों ने, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। अभी ये बिल्कुल, अगर ये वैसे बीच में चल रहे हैं ना, ये हिंदुओं के हो रहे हैं ना मुसलमानों के हो रहे हैं, अगर उसी राजनीति में ढुलमुल करते रहे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनको देश के लिए अगर बात करें, प्योर देश की बात करें कि भी हम ये चीजें लाएंगे। अब ईवीएम वाली बात जो आपने कही, ये बिल्कुल रिग्रेसिव स्टेप है। हम अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी पॉपुलेशन बामुश्किल 24 करोड़ है, हमारी 1,35 करोड़ है। ऑफ कोर्स 1,35 करोड़ में 50% वोटर मान लेते हैं हम, तो भी 75 करोड़ अगर वो वोट डालने जाते तो उतने हम, अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा। और आप सब लोगों ने देखा होगा पहले जमाने में कैसे बूथ लूटा करते थे, कैसे दारू, वो ठीक है इलेक्शन कमीशन टाइट हो गया है, वरना दारू दे करके, ये वो चीजें दे करके सब रात को वोट खरीदे जाते थे, तो वो बूथ तो बड़े आराम से लूट जाया करते थे। आप जो कह रहे थे कि भैया हमें काउंटिंग वाली, तो वीवीपैट मशीनें हैं, हर बूथ की 2-2, 3-3 सैंपल निकलते हैं, जिसमें से काउंटिंग और जो स्लिप्स है वो टैली करी जाती हैं। अगर ये इस तरीके से रिग्रेसिव बात करेंगे तो इनको वाकई कोई नहीं पूछेगा। और सबसे बड़ी बात जो ये इस तरीके का मैसेज जाता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये संयम लोढ़ा जी कह रहे हैं कि हम तो सारे इनके गुलाम हैं, गांधी परिवार के गुलाम हैं। जब तक ये इस शेल से बाहर नहीं निकलेंगे, इनके यहाँ तमाम लोग हैं, अरे चिदम्बरम साहब हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, मणिशंकर अय्यर कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, कपिल सिब्बल हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, ये प्रशांत भूषण की कौन है, प्रशांत किशोर की शरण में जा रहे हैं ये हैं? अरे भाई अब लौट आए विवेक जी, लौट आए, जाते जाते लौट आए। और यही बात जो आप करें, लग रहा है आपकी बात उन्होंने सुन ली, वो कह रहे हैं भैया हम सब कुछ नहीं दे पाएंगे आपको, और हमारे यहाँ भी कई प्रशांत किशोर हैं,
मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं इस बात का भान हो गया है। या माता जी ने कह दिया इनको नहीं लाओ, तो जब एक फैमिली में नहीं बन रही है, एक फैमिली के 3 लोग 3 जगह रह रहे हैं, आपस में उनके जब एक वो नहीं थिंकिंग नहीं बन पा रही, तो फिर ये देश की पार्टी चलाने की क्या सोच रहे हैं? ठीक बात है, ठीक बात। देखिए अनुशासन बड़ा जरूरी है, बेशक आप इसको किसी भी पार्टी का ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। बिलाल साहब, क्या बिल्कुल कांग्रेस को होपलेस अपने आप को मान लेना चाहिए कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस देश में और बीजेपी ही अब अनवरत राज करेगी? आखिरी सवाल आपसे। देखिए परिस्थितियां और समय बलवान होता है, और जहां तक आपको रहा आई मीन बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, देखिए सोशो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड फॉरेन पॉलिसीज पर जो सजेशंस आए हैं वो CWC में जब तक एंडोर्स नहीं हो जाते, CWC उसको रेक्टिफाई AICC में नहीं कर देती, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा। दीज आर द सजेशंस which to be taken into CWC and finally to be rectified in the AICC session। तो तब जाके जो कंक्लूजन निकलेगा वो जो फाइनल ड्राफ्ट पेपर होगा वो एक्सेप्टेबल होगा फॉर द एग्जीक्यूशन। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस को सबसे पहले अपने अध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए। उसके अंदर जो एम्बिग्यूटी राहुल गांधी के अंदर नजर आती है कि वो फोर्स देने पर भी तैयार नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो कोई चेहरा पेश करें, गांधी फैमिली कोई चेहरा पेश करे। समय बहुत कम है, अगर इस समय को गंवा दिया गया तो परिस्थितियां और गंभीर हो जाएंगी। साथ ही साथ अभी मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, आपके गुजरात में चुनाव होने हैं, ये लिटमस टेस्ट के रूप में काम करेगा। कांग्रेस अगर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर वो लोकसभा के इलेक्शन में परसेप्शन के फॉर्म में ऐड होगा, अदरवाइज कांग्रेस नोज डाइव कर जाएगी। इसीलिए राह बहुत कठिन है, बहुत सोच समझ के कांग्रेस को फूक कर आगे कदम रखने की जरूरत है, और उसके लिए जरूरी है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अंदर यूनानिमिटी हो, प्लस उनके पास पॉलिटिकल थिंकर हो, टेक्नोक्रेट्स ना हो। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, डॉक्टर विवेक मिश्रा जी और राघव जी और आलोक जी का भी बहुत शुक्रिया। वो कहीं कनेक्शन गड़बड़ाने की वजह से हम सबके बीच से बहुत देर तक उपस्थित नहीं रह पाए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस चर्चा में सुधी पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों, आप सभी ने एक बात तो तय कर दी कि कांग्रेस को अब केवल हवाई बातें करने से उसका काम नहीं चलेगा। चिंतन शिविर, मंथन शिविर कितने भी कर लो, लेकिन कार्यकर्ता से मिलो, जनता से मिलो, एरिस्टोक्रेसी छोड़ो। यही बात राहुल गांधी ने भी कही है, लेकिन उनको भी खुद ये अपनाना होगा। बहुत सारे कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए कि साहब जब मैं उनसे मिलने गया तो राहुल जी बिस्किट खिलाते रहे कुत्ते को, हमारी बात ही नहीं सुनी। ये असम के मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो हैं इस वक्त, विश्व शर्मा जी, उन्होंने ये बात कही थी जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, और उसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहर गया। तो इस तरीके की गलतियों से बचना होगा कांग्रेस को। और जैसे कहा जा रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट बार बार कह रहे हैं कि वो मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाएंगे, ये मिथक तोड़ेंगे कि एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, इस मिथक को तोड़ेंगे वो। लेकिन उन्हें मौका तो दे, कोई उन्हें मौका ही नहीं दिया रहा। ये बड़ा सवाल, इस तरह के डिसीजन लेने होंगे। अगर पंजाब में 3 पीढ़ियों का रिश्ता सुनील जाखड़ ने तोड़ दिया, 50 साल से सुनील जाखड़ खुद कांग्रेस में, तो इस पर कांग्रेस को मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा। शिविर चाहे जितने कर लें, लेकिन आत्ममंथन करके ऐसे लोगों जो ब्रेन ड्रेन है, जो वास्तव में उनके कांग्रेस के लिए काम करने वाले पीढ़ियों से वो लोग जा रहे हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? उनका तो जनाधार है ही। तो हवाई नेताओं से थोड़ा परहेज करके जो जमीन के मजबूत नेता हैं, उनका जो पलायन